आज के इस तज्जिये में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स एम्पायर की। हम उन ऑपरेशनल मॉडल्स और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स का गहराई से तज्जिया करेंगे जिन्होंने इसे इस मकाम तक पहुंचाया है। एक छोटी सी गैराज से शुरुआत से लेकर दुनिया पर राज करने वाले $1 ट्रिलियन इंजन तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक निहायत सोचे समझे बिजनेस मॉडल और जबरदस्त फ्रेमवर्क की ताकत है। चलिए जानते हैं कैसे। और इस सफर को ठीक से समझने के लिए पहले इस बारीक हकीकत पर गौर करना जरूरी है। सोचिए जरा, 90%। जी हाँ, डेटा हमें बताता है कि नए शुरू होने वाले बिजनेसेस में से 90% अपना पहला साल मुकम्मल करने से पहले ही फेल हो जाते हैं। मार्केट की तेज तब्दीलियां, कैश फ्लो के मसाइल और गलत टीम, ये सब वो वजूहात हैं जो किसी भी नए स्टार्टअप के लिए सर्वाइवल को इंतहाई मुश्किल और बाज़-औक़ात बिल्कुल नामुमकिन बना देती हैं। लेकिन अब इस 90% फेलियर रेट को जहन में रखें और फिर इस नंबर पर गौर करें। $14,800। ये रकम कोई आम ईयरली या मंथली रेवेन्यू नहीं है, ये उनकी हर एक सेकंड की कमाई है। हर गुजरने वाले सेकंड में ये कंपनी 11 लाख रुपए से ज्यादा की सेल्स जनरेट कर रही है। आखिर इनका बिजनेस मॉडल किस कदर मजबूत बन चुका है कि इन्होंने स्टार्टअप फेलियर के सभी असूलों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस वक्त में जब ये सफर एक गराज से शुरू हुआ। फ्रॉम गराज टू जायंट। कामयाबी की बुनियाद दरअसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट पर रखी गई थी। 1994 की बात है। जेफ बेजोस एक इन्वेस्टमेंट फर्म में वाइस प्रेसिडेंट की पुरसुकून जॉब कर रहे थे, मगर उन्होंने इंटरनेट पर किताबें बेचने का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उनका मानना था कि जिंदगी में कोशिश ना करने का जो पछतावा है ना, वो नाकाम होने के पछतावे से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होता है। इस छोटी सी सोच ने नाकामी का डर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, और इसका नतीजा एक ऑनलाइन बुक स्टोर ने सिर्फ 2 महीनों के अंदर $30,000 हफ्तावार की सेल्स करना शुरू कर दी। और फिर देखते ही देखते एवोल्यूशन कितनी तेजी से हुआ। 1994 में अपने ही घर के गराज से शुरू होने वाली ये कंपनी सिर्फ 3 साल बाद 1997 में पब्लिक हो गई। फिर इस सफर ने एक नया रुख लिया जब 2003 में AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च हुआ, और ठीक 2 साल बाद 2005 में Amazon प्राइम जैसी गेम चेंजिंग लॉयल्टी सर्विस मुतारिफ करवाई गई। एक आम सी दुकान से एक मल्टी सर्विस जायंट बनने तक का यह सफर सच में माइंड ब्लोइंग है। अब आते हैं इस तज्जिये के सबसे अहम हिस्से पर, द कस्टमर सेंट्रिक फ्लाईव्हील। यही वो असल इंजन है जो इस सब कुछ चलाता है। इस पूरे बिजनेस की मैकेनिक्स को एक इंजन चलाता है जिसे वर्चुअस साइकिल कहते हैं। बुनियाद क्या है? पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना। ये साइकिल 3 स्टेप्स पर चलता है। पहला, लो प्राइसिंग। जब प्राइसेस कम होंगी तो जाहिर है खरीदार ज्यादा आएंगे। जब खरीदार ज्यादा होंगे तो थर्ड पार्टी सेलर्स खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे, जिससे दूसरा स्टेप यानी वाइड सिलेक्शन हासिल होता है। और इस सब से जो मुनाफा आता है उससे वापस बिजनेस की अल्टीमेट कन्वीनियंस यानी बेहतर डिलीवरी और मजबूत वेयर हाउसेज में लगा दिया जाता है। ये साइकिल लगातार और हर बार पहले से ज्यादा तेजी से घूमता रहता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर लोगों को लाने के लिए एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव रास्ता चुना गया, लॉस लीडर स्ट्रेटजी। शुरुआती दौर में किंडल और प्राइम प्रोग्राम्स पर जानबूझकर कैश बर्न किया गया, यानी नुकसान उठाया गया। अब आप सोचेंगे, कोई बिजनेस जानबूझकर नुकसान क्यों करेगा? क्योंकि असल मकसद वक्ती मुनाफा था ही नहीं। मकसद था लंबे अरसे तक कस्टमर्स की वफादारी जीतना और अपने मुखालिफिन के लिए मार्केट में कोई जगह ही ना छोड़ना। इसके पीछे फाइनेंस के एक बहुत ही जरूरी पहलू छुपा है जिसे कैश कन्वर्जन साइकिल कहलाता है। आसान लफ्जों में ये वो वक्त है जो किसी कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को सेल्स के जरिए कैश में बदलने और वापस अपने सप्लायर्स को पे करने में लगता है। आम लोगों को ये शायद सिर्फ एक बोरिंग बिजनेस टर्म लगे, लेकिन हकीकत में ये तेजी से स्केल करने और बिजनेस बढ़ाने का सबसे बड़ा और छुपा हुआ माली फ्यूल है। तो ये फ्यूल काम कैसे करता है? देखें, जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो कंपनी को पेमेंट फौरन मिल जाती है, राइट? लेकिन जिस सप्लायर ने प्रोडक्ट दिया है उसे 30 दिन बाद अदायगी की जाती है। इसका मतलब यह है कि लगभग 3 से 4 हफ्ते तक कंपनी के पास वो कैश मौजूद रहता है, और इस फ्री कैपिटल को वो अपनी एक्सपेंशन और मार्केटिंग में लगाते हैं। एक तरह से ये फ्री कैपिटल की मुसलसल बहती भी नदी है। लेकिन सफर हमेशा इतना आसान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं द लाइफ ब्लड एंड द ग्रेवयार्ड की तरफ, जहां जिद्दत या तबाही में से किसी एक को चुनना पड़ता है। हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। 1998 के शदीद .com क्रैश को याद करें, जब इनके शेयर की कीमत $100 से गिरकर सिर्फ $6 रह गई थी। उस तबाही के डर ने एक नए रास्ते को जन्म दिया,
अपने ही बढ़ते हुए ई-कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर और ताकतवर बनाने के लिए 2003 में AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज मुतारिफ करवाया गया और आज ये क्लाउड कंप्यूटिंग जायंट दुनिया भर की ऐप्स होस्ट करता है, बहुत अहम यूजर डेटा जमा करता है और कंपनी की टोटल इनकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इसने लिटरली ई-कॉमर्स एम्पायर को सहारा दिया। और अगर वक्त के साथ चेंज ना हो तो नतीजा क्या निकलता है? जरा इन 2 मिसालों पर गौर करें। कोडैक, जिन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी को बस एक पासिंग ट्रेंड समझा और 2012 में मुकम्मल दिवालिया हो गए, या नोकिया, जिन्होंने स्मार्टफोन्स को इग्नोर किया और हिंदुस्तान में अपना 50% मार्केट शेयर गंवा दिया। यही वजह है कि ड्रोन्स, एरोस्पेस और स्ट्रीमिंग जैसी नई फील्ड्स में जाना इनके लिए सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि सर्वाइवल का स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है। तो चलिए अब आते हैं द मॉडर्न बैटलफील्ड पर और देखते हैं कि कितने ही परफेक्ट बिजनेस मॉडल्स क्यों ना हो, उन्हें रियल वर्ल्ड में कितनी फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है। जब इन्होंने 2013 में इंडियन मार्केट में एंट्री ली तो मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज के एदाद शुमार हालात को वाज़ेह करते हैं। एक लोकल कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट $5.7 बिलियन रेवेन्यू और 40% मार्केट शेयर के साथ वाज़ेह लीड में है, जबकि ये ग्लोबल जायंट $4.5 बिलियन और 31% मार्केट शेयर के साथ अभी इस मुकाबले में पीछे है। तो सवाल ये बनता है कि एक लोकल प्लेयर ने इस टाइटन को रोके कैसे रखा? जवाब है डीप लोकलाइजेशन। फ्लिपकार्ट ने निहायत लोकल सतह की हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने टियर 2 और टियर 3 यानी छोटे शहरों पर अपना पूरा फोकस रखा। उनकी एक-आध डिलीवरी स्मॉल टाउन्स तक पहुंची। कैश ऑन डिलीवरी यानी COD के ऑप्शन ने मिडिल क्लास खरीदारों का ट्रस्ट जीता और स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए फ्री प्लस मेंबरशिप दी गई। ये क्लियरली साबित करता है कि लोकल बाइंग बिहेवियर्स को ठीक से समझना कितना ज्यादा अहम है। इस पूरे तज्जिए के आखिर में लेसन्स क्या सामने आते हैं? मुस्तकबिल के बिजनेस बिल्डर्स के लिए ये असबाक बहुत अहम है। अगर इन तमाम बातों का निचोड़ निकाला जाए तो कुछ बुनियादी असूल सामने आते हैं। सबसे पहला, कस्टमर एक्सपीरियंस को हमेशा हर हाल में बाकी तमाम चीज़ों पर तरजीह देना। दूसरा, मुसलसल इनोवेट करना, वरना मार्केट भुला देती है। तीसरा, नाकामी से डरना नहीं बल्कि इसे सफ़र की एक सीढ़ी समझकर एक्सेप्ट करना। और चौथा, मकामी मार्केट्स और उनकी डेमोग्राफी को डीपली समझना, क्योंकि ब्रिलियंट मैकेनिक्स होने के बावजूद किसी भी बिजनेस को मुसलसल इवॉल्व होना ही पड़ता है। और अपने इस तज्जिए को हम एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, क्या आज के ये $1 ट्रिलियन जायंट्स जिनके पास इतना ज्यादा डेटा है, इतनी एडवांस टेक है, क्या वक्त आने पर इन्हें भी अपने किसी कोडैक मोमेंट का सामना करना पड़ेगा? क्या वाकई दुनिया की कोई भी एम्पायर वक्त की इतनी तेज तब्दीलियों से हमेशा के लिए बच सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले मुस्तकबिल की बुनियाद तय होगी।